यह समस्त प्राणी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बड़ा आश्चर्य है। आज तक संसार के कौतुक को संतों के अतिरिक्त कोई नहीं समझ पाया। स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों की उत्पत्ति कैसे होती है? स्वप्न में भी एक पूर्णा होती है। प्राचीन काल में एक सिस्टम था। सिस्टम यह था, पहले वो फोटो खींचते थे कपड़ा डालकर, तब नेगेटिव आता था, उसके बाद में उसको रंग चढ़ाते थे, फिल्म बनाते थे। इसी प्रकार स्वप्न में भी एक सुपूर्णा होती है। स्वप्न एक चिंतन है, बस एक चिंतन है। जैसे आप देखते हैं शेख चिल्ली की तरह कई लोग कुछ न कुछ भविष्य की कल्पनाएं करते हैं। आप जो कल्पनाएं करते हैं उनका एक शरीर बनता है। मन का भी एक शरीर है। आप कहेंगे मन का शरीर है, आप अटपटी बात कर रहे हैं, आप तो क्लास में जा रहे हैं, मन निराकार है। मैंने कल आपसे कहा था सूरत का शरीर है, हमारे स्थूल शरीर की सीमाएं हैं, बड़ी लघु है, लेकिन हमारी आत्मा का शरीर अनंत है। वो सब दिशाओं से देख सकता है, सब दिशाओं से सुन सकता है, सब दिशाओं से कार्य कर सकता है। जैसे आप किसी चिंतन में जाते हैं, उसमें ऐसे रत हो जाते हैं कि आप खुद संकल्प में हो जाते हैं। इसी प्रकार मन का भी एक जिस्म है। यहां शायद प्रारंभ में मेरी बात अटपटी लगेगी, पर वास्तविकता है मन का एक शरीर है। आप जैसी कल्पना करते हैं वो आकृति बनती है, पर वो नेगेटिव जैसे फोटो का होता है वैसी बनती है। उसको फिर आप क्या करते हैं, फिजिकल करके कलर चढ़ा देते हैं। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे। गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। ऐसे ही शरीर काम का भी है, ऐसे ही शरीर लोभ का भी है, मोह का भी है, अहंकार का भी है। आप देखें प्रेतात्माएं, मैंने प्रेतात्माओं का उल्लेख कई बार किया है, आप विश्वास करें ये है। पहले मैं इसको सिद्ध करता हूं कि प्रेतात्माएं हैं। अब आप थोड़ा सा सोचें, प्रेतात्मा है या नहीं है, इसको मैं प्रमाणित करूंगा। पहले वो आकर स्वप्न में सेक्स भी करते हैं, किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, अपनी डिमांड भी रखते हैं। क्या होता है वहां? तो पंचभौतिक शरीर नहीं है, चिंतन है। मैंने आपको ध्यान होगा एक आख्या सुनाई थी जो कि मैंने बहुत टाइम पहले एक पत्रिका में पढ़ी थी। ब्रिटेन के एक मेजर साहब थे, उनकी पत्नी अक्सर अपने पति से कहती थी, एक प्रेत आत्मा मुझे आकर अक्सर परेशान करती है और मुझसे संभोग करती है। अब आप थोड़ा सा रोके सुने। प्रेत आत्मा का तो शरीर गाड़ दिया, जो आदमी मर गया या अग्नि के हवाले कर दिया, फिर वो कैसे संभोग कर रही? एक चिंतन है। आप कई बार देखते हैं स्वप्न में मनुष्य भी, स्वप्न दोष क्या है? स्वप्न दोष दो कारण से होता है। पहला स्वप्न दोष इसलिए होता है, स्वप्न दोष शादीशुदा को कम होगा। इसकी वजह यह है कि उसका वीर्य संग्रहित ही नहीं होता है। इस पर विवेकानंद जी ने भी रामकृष्ण परमहंस जी से, अपने गुरु से बात की थी। परमहंस जी ने बोला, बाल्टी में ऊपर से पानी आता जा रहा है, तो जब फुल होगी तो गिरेगा ही गिरेगा।
इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को अपने भोजन, शयन, सोने आदि पर नियंत्रण करना पड़ता है। ये असाधारण है। अब ये सवाल उठा, निद्रा में तो आपको ये शरीर नहीं था, फिर निद्रा स्वप्न दोष दो कारण से होता है। पहला, आदमी सीधा बहुत देर लेटे, गहरी नींद में चला जाए, करवट भी नहीं ले पाया, तो बिना किसी दृश्य को देखे स्वप्न दोष हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। जब बीर्ज अपने स्थान से चलता है, उसको बाद में रोकना बहुत मुश्किल है। बीर्ज का मुख्य पॉइंट सहस्त्र सार में है। यहां साहब ने एक बात कही है, जोगी और भोगी दोनों एक समान है। जोगी सभी चक्रों को भेदता हुआ ऊपर की तरफ आता है। ये चक्र भेदन किससे करता है? वायु से। वहां से फिर मूलाधार स्थान से उठ करके ये शिशन इंद्री पर आता है और यहाँ नाभि में आता है। इसको नाभि भी कहते हैं शिशन को। शिशन इंद्री का सीधा संपर्क नाभि से है। यहां से फिर हृदय में आता है, हृदय से फिर कंठ में आता है, फिर मुख में, मुख के पीछे कोशिका है, फिर मस्तिष्क पर, और यहां वो पूरी ऊर्जा इकट्ठी करके आनंद को प्राप्त करता है। भोगी भी 6 चक्र भोग, खट चक्र का भेदन भोगी भी करता है। जोग और भोग एक जैसा कहा साहब ने। जोगी चक्र को मूलाधार चक्र से उठाकर ऊपर आता है और भोगी ऊपर से नीचे आ जाता है। ये भी चक्र भेदन करता है। अब साहब इस पर कह रहे हैं, माथ से माथ मिलाता है भोग के समय, मुख से मुख, कंठ से कंठ, वक्ष से वक्ष स्थल, नाभि से नाभि, शिशन से शिशन। इस अनुमान में वो बीज उतरता आता है, तब आकर गर्भद्वार में स्थापित होता है। भोगी भी अमर है, जोगी भी अमर होता है कुछ समय के लिए। भोगी अपना एक अंश दुनिया में छोड़ के चला जाता है, तो भोग वो खुद गया, लेकिन अपने को वो संतान ही अमर हो गया एक तरह से। इसलिए प्राचीन काल में कोई भी निसंतान नहीं होता था। अब मेरा ये सवाल है, पहले तो आदमी का बीज अधिक संग्रह हो गया, अगर सीधा लेटा है तो बीज विकलन हो जाएगा, मेरुदंड गर्म हो जाएगा तो भी हो जाएगा, अगर स्वप्न नहीं आया तो भी हो जाएगा। और स्वप्न में अगर वो संभोग की क्रिया करता है, तो संभोग, स्वप्न में संभोग की क्रिया किससे कर रहा है? क्योंकि स्वप्न में तो अपनी कल्पना के अनुसार ही तो चलता है ना। इसलिए तो मैथुन के 8 प्रकार कह दिए। मैथुनो अष्ट प्रकरणे, चित्वनो, चिंतनो, सुपर्शो, इसको भी 6 कहा, बकंतो, श्रवणतो, अध्ययनो, अंत में मैथुन है। इसलिए नींद के समय आप देखना, बुद्धिमान लोग कह रहे हैं शिशिन इंद्री अनायास संभोग के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। जब वो संभोग के लिए तैयार हुई तभी बीज भी चलना शुरू हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचार्य क्या करता है, चिंतन भी नहीं करता है ताकि ये मूवमेंट नहीं करे। वो बड़ी लंबी कहानी है, ये आपको उस तरफ नहीं उलझाता हूँ, संक्षेप में बोलूँगा। इस पर 42 ग्रंथ लिखे हुए हैं। अब ये सवाल उठा, अब चिंतनों कैसा सेक्स है ये बता रहा हूँ। स्वप्न में तो उसकी कल्पना थी, कोई नारी थी नहीं, उसने स्वप्न में एक नारी बनाई, इसलिए चित्वनों भी एक सेक्स है। इसलिए स्त्री के अवयवों की तरफ वो जब वो करता है तब भी बीज का प्रचलन स्लाइटली चलेगा।
आदमी जब संभोग क्रिया के लिए रेडी होता है, मैं तो आपको जो बातें बता रहा हूं उसमें वजन है, तब वो जब दृढ़ इच्छा होती है तो प्रारंभ होता है। एक लड़की ने कहा कि गुरुजी मुझसे एक आदमी ने रेप किया, जबरदस्ती की। मैंने कहा उस पर कानूनी कार्रवाई करवाते हैं। अब सवाल थोड़ा समझिएगा, हो सकता है मेरी बात थोड़ी बद्दी लग रही होगी। मैंने कहा बिल्कुल संभोग क्रिया किया गया? बोला नहीं गुरुजी, उससे पहले ही वो उसका बीज विकलित हो गया। अब आप सोचें, इसका मतलब चिंतन जब वहां हुआ, इसलिए एक सन्यासी चिंतन को रोकता है, अपनी कर्म ज्ञान इंद्रियों को भी रोकता है। ब्रह्मचर्य ऐसी चीज नहीं होती है, उनको नियंत्रित करता है। तब उस लड़की ने कहा नहीं, क्योंकि वो जब इस क्रिया के लिए रेडी हुआ, उससे बस ये संभोग करने से पहले उसका बीज विकलित हो गया। देखिए, स्वप्न में भी यही बात होती है, वो अपने को पहले प्रिपेयर करता है। इसलिए कह रहे सपने में भी इच्छा न उठे, सपने में भी इच्छा न उठे। सपने में आपकी इच्छाएं आपके संकल्प के अनुसार होती है, आपकी इच्छाओं के अनुकूल होती है। मैं आपको इसका एक और उदाहरण देता हूं। मुझे एक आदमी ने कहा गुरुजी मैं स्वप्न में मांस खा जाता हूं। जब मैं स्वप्न में मांस खाता हूं तब मुझे बाद में बड़ा दुख होता है। मैं इस स्वप्न पर भी आपसे थोड़ी बात करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही दान दिया था अपना पूरा राज्य आदि। जागने पर अपने मंत्री से हरिश्चंद्र ने बोला, हे मंत्रीवर, मैं ये राज्य दान दे चुका हूं, इसलिए मुझे अभी राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। हरिश्चंद्र महान सत्यवादी थे। मंत्री ने कहा, हे राजन, ये तो आपने स्वप्न में राज्य दिया है, उससे क्या होता है? हरिश्चंद्र ने बोला, हे मंत्रीवर, स्वप्न में हमारा अंतःकरण काम करता है, जागृत में मस्तिष्क काम करता है। मस्तिष्क में चालाकी है। कभी कभी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ये काम तो मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। इसलिए बोला, स्वप्न में हमारा अंतःकरण काम करता है, जो हमारी सुषुप्ना होती है वही होती है, वहां मस्तिष्क का तर्क नहीं चलता है, मस्तिष्क स्वप्न सुषुप्ति में आ जाता है। इसलिए मस्तिष्क को स्वप्न नींद के समय एक विश्राम मिलता है। थकता मस्तिष्क ही है, हाथ पांव नहीं थकते हैं ज्यादा। वो थकने के बाद उसकी कोशिकाएं आदेश देती है अब कोई काम नहीं करना। उसके बाद क्योंकि वो हमारे अंतःकरण को डोमिनेट करता है मस्तिष्क, लेकिन जब मस्तिष्क सो जाता है तब हमारा अंतःकरण काम करता है। इसलिए कहा, हे राजन, मैं तो स्वप्न में दी हुई चीज जागृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं यथार्थ में वो दे चुका, इसलिए अब मुझे सिंहासन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, मैं दे चुका हूं। आइए, तो उस आदमी ने मुझे कहा, गुरुदेव, मैं स्वप्न में मांस ग्रहण करता हूं, इसलिए बाद में मुझे दुख होता है, कुछ उपाय बताओ। मैं बोला जरूर। मैं कहा, देखो हे भाई, हे सत्संगी, तुमने मांस को मस्तिष्क से त्यागा है, हृदय से नहीं। तुमने मांस को मेरे कथनानुसार छोड़ा है। तुम्हारे हृदय में अभी भी मांस के प्रति एक लालसा है, मांस के स्वाद के प्रति अभी भी तुम्हारे हृदय में एक चाह है।
इसलिए स्वप्न अवस्था में मस्तिष्क शांत हो जाता है, वो आराम करता है। अंतःकरण तो हर टाइम काम कर रहा है, लेकिन ये मस्तिष्क अंतःकरण की बात को नकारता है। ये बड़ा शातिर है। बच्चा हमेशा अंतःकरण से काम करता है, उसका मस्तिष्क परिपक्व नहीं हुआ, इसलिए वो सरल है। तो मैंने कहा तुम्हारे अंतःकरण में अभी भी, दिल में, किसी को कहते नहीं हो भैया तुम्हारे दिल में क्या है, आखिर ये बताओ। कहा तुम्हारे अंतःकरण में अभी भी मांस के प्रति चाह है, ये निकालो तो फिर नींद में भी नहीं खाओगे। वाह, तुम इसे निकालो तो नींद में भी नहीं खाओगे। बोला गुरुजी कैसे निकाले? आओ मैं दिल से बात निकालना समझाता हूं। इसलिए पूरी दुनिया दिल से निकालना है। कैसे निकालना है आइए बताऊंगा। दिल में रखना कैसे होता है और निकालना कैसे होता है। भाई बुल्ले शाह ऐसा ही नहीं कह रहे दिल का उजरा साफ कर, साहब कर, जाना क्या आने के लिए, साहब कर। कैसे बात निकालते हैं बताता हूं। किसी आदमी ने आपको कष्ट दिया, आपका अपमान किया, आपको दुख दिया, आप उससे दुखी हुए, आपने वो बात दिल में फीड कर ली कि इस आदमी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपने उससे अपना व्यवहार संपर्क काट दिया। जिसने आपके साथ में ऐसा अनुचित किया, उसके विवेक ने फिर किसी दिन समझाया कि तुम यहां गलत हो। अंतःकरण ने समझाया, वो आपके पास आकर माफी मांगता है, कहता है भाई वो जो मेरी गलती हो गई इसको दिल से निकालो, मुझे माफ करो। अब वो आपके पास आया प्रार्थना करने के लिए, मेरे प्रति जो आपके अंदर वैमनस्य था वो आप निकालो, माफ करो मुझे। सुनो, तो आप माफ करते, कैसे करते? विचार करते हैं कि इस आदमी ने आज मुझसे माफी मांगी है, अपनी गलती का इसने एहसास कर लिया है। आप अपने दिल से वो वैमनस्य निकाल देते, उसके प्रति फिर आप में वही भावना आ जाती है, उसके प्रति आपके हृदय में वही भावना आ जाती है। ये हुआ दिल में रखना और दिल में निकालना। इस तरह आदमी दिल में बात रखता है। उदाहरण देता हूं, अगर चलते किसी ने आपको ठोकर लगा दी, वो पहले ही कहता है सॉरी, आप बुरा नहीं मानते हैं, आप दिल में उतारते ही नहीं है। अगले ने आपको पहले ही कहा मेरी गलती है माफ करो, आपने वो ठोकर खाई लेकिन दिल में नहीं रखा। लेकिन अगर आपको किसी ने ठोकर लगाई और कुछ नहीं बोला तो दिल में आएगा। मैं उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण मैं पहले भी दिया। सीनियर सिटीजन होने के कारण मुझे, आजकल तो वो सुविधा खत्म कर दी गई है, पहले थी, तो 40% टिकट कम लगता था किराया। 1000 रुपए की जगह पर 600 लगते थे। मैं उसमें यात्रा कर रहा था, तो फर्स्ट में सिर्फ 4 सीट होती है केबिन में, और केबिन होती है एक ऊपर एक नीचे, एक सामने एक ऊपर, बीच में एक सीट टेबल है, फोल्डिंग होती है, उस पर आप पानी रख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मैं जब भोजन कर रहा था तो मैंने क्या किया, खिड़की की तरफ अपना मुंह किया, मैं भोजन करने लगा।